हेलो एवरीवन, माय नेम इज गरिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा आर्ट। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थानी शैली, जिसकी आज ये पार्ट थर्ड है, यानी कि ये राजस्थानी शैली की क्लास थर्ड हो जाएगी। इससे पहले हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने के बाद ही आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। गाइस, मेरी जो क्लास होती है वो बिल्कुल फुल डिटेल वाइज होती है, यानी कि हम क्लास में एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसीलिए शायद मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मुगल काल में औरंगजेब जो होता है वह बिल्कुल कला विरोधी शासक होता है, यानी कि उसके समय में, उसके कार्यकाल में चित्रकला का पतन होना, मतलब पतन हो जाता है। उसके समय में बहुत से मंदिरों को भी नष्ट किया जाता है। तो होता क्या है, जब औरंगजेब इस क्षेत्र पे आक्रमण करता है तो यहाँ के लोग श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर इधर उधर जाते हैं, यानी कि इधर उधर भागते हैं ताकि वो उस मूर्ति को औरंगजेब से बचा सके। तो ये हमारा श्रीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा गोवर्धन पर्वत पर। और इस श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है इसकी काफी मान्यता होती है, जिस कारण से लोग इसे बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो होता क्या है, इस क्षेत्र के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है श्री दामोदर जी। इसके अलावा इनके साथ में एक अन्य व्यक्ति होते हैं जो कि इनके चाचा होते हैं। उनका नाम क्या आता है? तो उनका नाम होता है गोविंद जी। तो श्री दामोदर जी और श्री गोविंद जी ये दोनों मिलकर इस मूर्ति को बचाने के लिए इस मूर्ति को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि नाथद्वार इस क्षेत्र से निकल जाते हैं और ये इस मूर्ति को लेकर सभी क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे कि कोई इस मूर्ति को कहीं स्थापित कर दे, यानी कि कहीं और जगह इसको रख दे जिससे कि ये मूर्ति बच जाए। लेकिन होता क्या है, औरंगजेब के डर के कारण कोई भी राजा इस मूर्ति को अपने यहाँ स्थापित करने से मना कर देता है। इसके बाद ये दोनों इस मूर्ति को लेकर नाथद्वार क्षेत्र के महाराजा राज सिंह के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? महाराजा राज सिंह के पास ये दोनों आते हैं। तो जो नाथद्वार क्षेत्र के राजा होते हैं, यानी कि महाराजा राज सिंह जो होते हैं, वो इस मूर्ति की स्थापना के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद महाराजा राज सिंह इस मूर्ति को, यानी कि श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो ये मूर्ति की स्थापना कब करते हैं? तो इसका समय जो हो जाएगा 10 फरवरी 1672, यानी कि महाराजा राज सिंह श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1672 में कहाँ पे करते हैं? तो ये शिहाड़ गांव में करते हैं। कहाँ पर? शिहाड़ गांव में। और एक भव्य आयोजन के साथ इस मूर्ति की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाथद्वार जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाथद्वार क्षेत्र जो हमारा हो जाएगा वो पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और पिछवाई होता क्या है? अगर हम बात करें कि पिछवाई क्या होता है, तो पिछवाई जो होता है वो एक तरीके से मंदिरों में जो मूर्ति के पीछे जो बड़े बड़े कपड़े, यानी कि पर्दा कह सकते हैं, जो पर्दे लटकाए जाते हैं उन्हें हम पिछवाई कहते हैं। और पिछवाई चित्रों के लिए, यानी कि पिछवाई पट चित्रण के लिए कौन सी शैली जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी? तो ये हमारी नाथद्वार शैली प्रमुख हो जाएगी। नेक्स्ट हम नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकारों को देखेंगे, यानी कि नाथद्वार शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे हो जाएंगे नारायण, उसके बाद चतुर्भुज, नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे हीरालाल, उदयराम, तुलसीराम, घासीराम, चंपालाल। इसके अलावा कमला और इलायची, कमला और इलायची जो हो जाएंगी ये हमारी नाथद्वार शैली की महिला चित्रकार हो जाएंगी। तो कमला और इलायची कैसी चित्रकार हो जाएंगी? तो ये दोनों हमारी महिला चित्रकार हो जाएंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि नाथद्वार शैली में हमें 24 उत्सवों
का अंकन मिलता है, यानी कि नाथद्वारा शैली में हमें 24 उत्सवों का अंकन मिलता है। इसके अलावा हमें 56 भोगों का भी अंकन नाथद्वारा शैली में देखने को मिलता है। यानी कि 24 उत्सव और 56 भोगों का अंकन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो नाथद्वारा शैली में हमें ये देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा हम नेक्स्ट शैली कौन सी देखेंगे, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट शैली देखेंगे देवगढ़ शैली, यानी कि अब हम देवगढ़ शैली को पढ़ेंगे। देखिए जितना जरूरी होगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होगा, हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम कौन सी शैली पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो श्रीधर अंधारे जी को जाता है। किसको जाता है, श्रीधर अंधारे जी को जाता है। कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, यानी कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, श्रीधर अंधारे जी को जाता है। देवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1680 में। और किसके द्वारा हुई थी, तो रावत द्वारिकादास चूड़ावत के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, रावत द्वारिकादास चूड़ावत। और कब हुई थी, तो 1680 में। और किसके समय में हुई थी, तो महाराणा जयसिंह के समय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार की, जैसे कि बगता हो जाएंगे, कंवल हो जाएंगे, यानी कि कंवल प्रथम और कंवल सेकंड, इसमें 2 कंवल हैं। इसके अलावा चोखा हो जाएंगे, बैजनाथ हो जाएंगे। तो ये सब जो हो जाएंगे देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा चित्र हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा कुंवर अनूप सिंह द्वारा स्वर का शिकार। ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बगता का। इसके अलावा सेकंड हमारा कौन सा आ जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा शिकार के पश्चात गोट। ये किसका हो जाएगा, तो ये भी बगता का हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गोधुली बेला, जो कि किसका हो जाएगा, चोखा का। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा होगा रीति क्रीड़ा, जो किसका होगा, चोखा का। यानी कि गोधुली बेला और रीति क्रीड़ा ये दोनों जो चित्र हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, चोखा के। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कर्नल टोड की सवारी, जो किसका हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बैजनाथ का, जो कि देवगढ़ शैली का चित्रकार हो जाएगा। इसके अलावा चोखा का हमारा एक और चित्र हो जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा, शिकारी कुत्ते का शिकार। शिकारी कुत्ते का जो चित्र है वो किसका हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा चोखा का। इसके अलावा अन्य हमारे चित्र हो जाएंगे अजारा की ओवरी। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा हमारा, इसके अलावा हमारा हो जाएगा मोती महल। और ये जो दोनों चित्र हो जाएंगे तो ये कैसे चित्र हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे भित्ति चित्र। कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हमारे जो हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे भित्ति चित्र। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं चोखा के द्वारा। किसके द्वारा, यानी कि अजारा की ओवरी और मोती महल, ये दोनों भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये चोखा के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उदयपुर शैली, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उदयपुर शैली की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो उदयपुर शैली की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना महाराणा उदय प्रताप सिंह ने की। किसने, महाराणा उदय प्रताप सिंह ने। और उदयपुर शैली की जो राजधानी रही तो वो कौन सा क्षेत्र रहा, तो मेवाड़, यानी कि मेवाड़ उदयपुर शैली की राजधानी भी रहा। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि उदयपुर किस लिए फेमस है। तो उदयपुर जो हमारा फेमस हो जाएगा वो झीलों के लिए, इसके अलावा पटचित्रों के लिए भी। यानी कि उदयपुर जो हमारा है वो झीलों और पटचित्रों के लिए विख्यात है। अब हम बात करते हैं कि पूर्व का वेनिस किसका उपनाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदयपुर का। यानी कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। तो आपकी आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।